दिस इज इंजीनियर वकास अहमद विद एन अदर पॉडकास्ट उन सब इंजीनियर्स के लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हाउ नो जानना चाहते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे गेस्ट हैं खुरम। ही इज स्पेशलिस्ट, ही इज एक्सपर्ट, ही इज कोच फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड आज हमने उनको दावत दी है ताकि वो हमारे सवालों के जवाब दें और इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर जो भी इंजीनियर्स चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको बता सकें कि किस तरह से वो भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू मिस्टर खुरम। Thank you, Akash. Thank you very much for inviting me in your podcast. And I am very grateful to you to share my expertise, my knowledge to your team and your connections. Thank you very Okay, खुरम भाई, सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन, अपने जो भी आपने सीखा एक यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। Akash, I have completed my graduation in industrial engineering and management in 2006. And इसके बाद मैंने during my अपनी job के दौरान ही मैंने मास्टर किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इन फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी इन 2010। सो इस दौरान ये शॉर्ट अबाउट माय एजुकेशन। और इसके अलावा जो है मैंने ड्यूरिंग अपनी जॉब के दौरान ही मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशंस वगैरह की, जिसमें आप लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिसपे मैंने जापान से 2 ट्रेनिंग्स हासिल की हैं और एक बांग्लादेश से मैंने ट्रेनिंग मैनेजमेंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जो हमारे ग्रुप लेवल पे JNP पोस्ट पाकिस्तान में जब मैं जॉब करता था वहाँ से हमने एक ओवरऑल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था जिसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स थी लाइक लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग। तो इस हवाले से आई हैव कंप्लीटेड माई multiple certification and courses from different industries and different groups. Thank you. Okay, that's great. That's great to hear that you have gained all these certification across the globe. And मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि शायद ये क्वेश्चन चूंकि आपका काफी एक्सपीरियंस भी है और इंजीनियर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आज के दौर में, जब भी मैं डिफरेंट पॉडकास्ट करता हूँ तो या फिर डिफरेंट सेशंस करता हूँ तो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब्स नहीं है मार्केट में। थोड़ा सा इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा कि मार्केट के अंदर जॉब लेने के लिए इंजीनियर्स को क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली वकास, अमेजिंगली मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त करंटली 3 से 4 कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूं और उनके साथ जो है वो मैं आपको एक बताऊं कि उनके साथ जो हमें सबसे बड़ा जो कोर चैलेंज आता है दैट इज टीम बिल्डिंग। जब भी हम अपनी किसी कंपनी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग जो है वो उनसे सबसे पहले ये चीज उनकी, क्योंकि एक टीम जो होती है उस टीम ने प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करनी होती है तो हम सबसे पहले टीम एवेल्यूएट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हम जब हम इंडस्ट्री का ऑर्गेनोग्राम देखते हैं और जो हम इंडस्ट्री के साथ अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन देखते हैं तो हमें अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट टीम मिलती है। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि टीम जो है ना वो कंप्लीट की जाए। तो जब हम कंप्लीट टीम की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये काम एज अ कंसल्टेंट हम लोग ही कर रहे होते हैं कि मार्केट से रिक्वायर्ड पोटेंशियल कैंडिडेट जो उस जॉब के लिए फिट हो वो हमें जो है ना वो हम उसको सर्च करते हैं। और बिलीव मी कि हमें सबसे ज्यादा टाइम और सबसे बड़ा चैलेंज अपने पोटेंशियल कैंडिडेट को ढूंढने में लगता है। और मार्केट में लोग और बहुत सारे मेरे खुद अपने कनेक्शन जो है वो ये बात को मतलब मुझसे जॉब्स के लिए कहते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि हमारे लिए कोई जॉब वगैरह तो शेयर करें। बट अमेजिंगली बहुत सारे लोगों को ये चीजें का इल्म नहीं है कि जॉब लेने से पहले किन किन चीजों को आपने कैटर करना है, आपने अपनी स्किल्स को किस तरीके से इनहेंस करना है, आपने अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करके आगे इंडस्ट्रीज में कैटर करना है। सो education, just education is not enough. For example, if anyone have the degree of chemical engineering, mechanical engineering or industrial engineering, but only degree is not enough for to get the required job. You have to do the required certification, you have to do complete the required projects, and you have to learn required skills that you want to learn or implement that skills in that particular job.
ओके, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये तो आपने बड़ा अच्छा यानी कि पॉइंट उठाया उन सारे लोगों के लिए जो समझते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सी चीज है हमारी लाइफ के अंदर कि हम अगर सिलसिलावार अपनी लाइफ को देखें तो ये होता है जी कि मैट्रिक कर लो आपकी लाइफ जो है ना वो आगे आसान है, फिर एफएससी कर लो आगे आपकी लाइफ आसान है, इंजीनियरिंग कर लो, तो इंजीनियरिंग के बाद आप एक और काम बता रहे हैं इंजीनियर्स को कि स्किल सीखें, सर्टिफिकेशन लें। तो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर का माइंड सेटअप ऐसे बना होता है कि नहीं अब तो मुझे जॉब जो है ना प्लेट में रख के दे दी जाए, कुछ सर्टिफिकेशन बता दें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मतलब वो कर लें और वो उनको हेल्पफुल हो इतनी, यानी कि वो वाली सर्टिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा जो आपने जापान में जाके की, वो वाली सर्टिफिकेशन जो ये यानी कि जो जिसका ये बर्डन भी बर्दाश्त कर सके एक्सपेंस के इस सिलसिले में, चंद एक सर्टिफिकेशंस का बता दें ताकि लोगों को इसका नॉलेज हो और वो इसको करके एक पोटेंशियल जॉब को ढूंढ सके। एक्चुअली वकास, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट में शायद बताया कि मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो माय फर्स्ट चॉइस और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू गेट द जॉब। सो एवरीवन अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अपनी रिक्वायर्ड एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, यू शुड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड जॉब। आफ्टर दैट जॉब यू हैव, आपने जहाँ पे अपना, आप समझते हैं कि मैंने जिस जो फील्ड मैंने चूज किया और मैंने जहाँ पे मूव करना है उसमें अपनी एजुकेशन में रहते हुए आप अपनी स्किल्स में इन्हांसमेंट करें। अब स्किल एनहांसमेंट और कोर्सेज के मल्टीपल तरीके हैं। आप लाज़मी नहीं है कि आप किसी महँगी सर्टिफ़िकेशन की तरफ जाएँ, किसी महँगे कोर्स की तरफ जाएँ। अब आप टेक्नोलॉजी का इतना दौर है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर एक आदमी सिविल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और अगर एक आदमी प्रोजेक्ट बेस में जॉब कर रहा है, सो दे वांट टू लर्न अबाउट प्राइमावीरा। अब बेसिक यू कैन से दैट एक टूल है और प्राइमावीरा के लिए बहुत सारे हमारे पास, जिस तरह आपका भी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहा होता हूँ और आपकी मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें आप इस कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस एक एग्जांपल कोट कर रहे थे प्राइमावीरा की। अगर आपको ये पता है कि प्राइमावीरा जो है वो आपको उसमें किन-किन टूल्स का टूल्स आपको यूज़ करना आते हैं, उसको किस-किस प्रोजेक्ट पे कैसे-कैसे आपने यूज़ करना है, आप उससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर आपने जो पहले बड़ी अच्छी बात कही थी कि देयर इज़ नो एनी नीड टू डू costly certification. You have to do the basic learning tools from your desired certification. अगर आपकी फील्ड सिविल से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, सो यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक मेथोडोलॉजी, बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। ओके, इसी तरीके से अगर आपकी फील्ड मैन्युफैक्चरिंग है, यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक टूल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर जस्ट आपने मुझे लिस्ट बतानी है कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, एक्सेल से शुरू होकर मुझे थोड़ा सा उनका नाम बता दें ताकि जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देखें उनके नॉलेज में ये चीज आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो हमें उनके ऊपर वो कहीं से भी सीख सकते हैं, जस्ट उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ओके, in manufacturing industry there is multiple planning tools are using। ओके, उसमें एक सबसे पहला जो मैं कहूँ कि एक बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्री है जो कि जिसमें 15 टू 25 या 25 टू 15 50 पीपल काम कर रहे होते हैं वहां पर भी। और इवन कि आप अपने इवन के अपनी बेसिक लाइफ में भी जो यूज करते हैं दैट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक वैसा टूल है जिसमें आप एक्सेल पे इन्वेंट्री वगैरह देख रहे होते हैं, एक्सेल पे अपना मिन मैक्स के फार्मूले लगा रहे होते हैं, एक्सेल पे रेड अलर्ट हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट एक्सेल जो है वो तो यू कैन से दैट इन एवरी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एक्सेल। एक्सेल ठीक इज अ है, वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक टूल फॉर प्लानिंग, फॉर इन्वेंट्री, फॉर एक्स वाई जेड रीजन देयर इज इट इज आर यूजिंग। ओके, सो एक्सेल के बाद जो है देयर इज सम टूल्स, क्योंकि सैप अब काफी कॉमन हो चुका है, लेकिन सैप से पहले जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते थे जिसमें माइसिस, एक्पैक और हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से यूज कर रही होती थी, जिस कस्टमाइज बेस्ड होते हैं और बाज़ औक़ात फ्री आपको 60 डेज 90 डेज के ट्रायल्स पे भी आपको मिल रहे होते हैं।
और इसके अलावा भी उनकी जो एनुअल चार्जेस हैं वो बहुत कम होते हैं। उनमें बड़े अट्रैक्टिव और बड़े इफेक्टिव टूल होते हैं जिसमें आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन मालूम कर सकते हैं, कैपेसिटी कैलकुलेशन मालूम कर सकते हैं, आप उसमें इन्वेंट्री मालूम कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड टियर। बहुत मोस्टली इंडस्ट्रीज जो सैप के ऊपर नहीं है और जो सैप अफोर्ड नहीं कर सकती, सैप इज अ कॉस्टली, यू कैन से दैट कॉस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो सैप है इज अ, यू कैन से दैट मास्टर, और यू कैन से दैट द की सॉफ्टवेयर फॉर एवरी टाइप, जिसमें आप मशीन बेस्ड मेंटेनेंस देख रहे होते हैं, आप उसमें इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स की एलोकेशन उसमें इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो सैप जो है उसमें तकरीबन प्रोडक्शन मॉड्यूल, मेंटेनेंस मॉड्यूल, रिसोर्स मॉड्यूल, अकाउंट्स का मॉड्यूल, फाइनेंस मॉड्यूल, so there is everything is available in SAP. So I have explained to you three basic software, that is एक Excel है, इसके अलावा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो कि आम मार्केट में वो इजीली और यूजुअली अवेलेबल होते हैं, एंड थर्ड वन इज SAP. So these are the common based software that are used in manufacturing and as well as in other industries as well. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे, जो कि अब बात काफी पीक पे, क्लाइमेक्स पे हम पहुंच चुके हैं, काफी चीजें आपने बताई हैं। यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जो इंडस्ट्री के अंदर आप कर रहे हैं आज? यस, एक्चुअली इसमें अगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा डायलेमिया है कि हम लोग की जो हमारा जो थ्योरी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अपने 4 ईयर प्रोग्राम्स में, जिसमें यूजुअली 40 टू 45 46 कोर्सेज होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो प्रैक्टिकल बेस होता है वो मैं अगर कहूँ तो 10 टू 25% से ज्यादा नहीं होता, या शायद इससे भी कम होता है। सो जो टूल्स हमें स्टार्ट में यूज करने चाहिए, जो हमारी इंडस्ट्रीज यूजुअली इसको आप आजकल थोड़ा सा प्रमोट कर रही हैं, दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, दैट इज इंडस्ट्रियल बेस्ड विजिट। तो ये सब चीजें वो होती हैं जो कि आपकी थ्योरी से मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं वो आपको एट एनी हाउ आपको तब बेसिकली अंडरस्टैंड होते हैं जब आप उनका प्रैक्टिकल देख रहे होते हैं। Exactly. और आपने एक बेसिक कोट भी सुनी होगी कि अगर आप मुझे समझाएंगे तो हो सकता है मुझे 25% याद रहे, अगर आप मुझे याद करवाएंगे तो हो सकता है 10% याद रहे, और अगर आप मुझे उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे या मुझसे वो काम करवाएंगे तो मे बी मैं 70 या 75% करूँ। तो Exactly. प्रैक्टिकल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसी मतलब आपने इस सवाल का जवाब देते हुए एक चीज का एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इंटर्नशिप। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, जो कि मेरी लाइफ का भी ये हिस्सा रहा है कि मुझे भी शुरू में जॉब नहीं मिली थी और कोई रेफरेंस काम नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पावर प्लांट के ऊपर एक शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब शुरू कर दी। क्या स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग करने के बाद बजाय इसके कि वो जॉबलेस रहें, घर बैठे घर वालों की बातें सुने, घर वालों को फील करवाएं, मोहल्ले वालों को फील करवाएं कि इंजीनियरिंग करने के बाद कोई फायदा नहीं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहिए या नहीं? मतलब इंडस्ट्री के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी, देखिए कोई भी नहीं आपको मना करेगा, आप किसी सीनियर को कह सकते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि कितना आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर जॉब नहीं मिलती तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें 5 से 6 महीने, वो चीज प्रैक्टिकली आपको एक्सपोजर हो जाता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? वकास, ये तो आपने वो बात कह दी कि इन केस नहीं मिलती तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जब मैं इनिशियल कर रहा होता हूँ, इंटर्नशिप्स पे कर रहा होता हूँ, तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन हम लोग पूछते हैं। यूजुअली आपको पता है कि ये जो इनिशियल जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, ये इंडस्ट्री को यूजुअली डिलीवर नहीं कर रहे होते, बल्कि ये इंडस्ट्री से लर्न कर रहे होते हैं। तो यूजुअली इंडस्ट्रीज जो है फ्रेश ग्रेजुएट को अपने ऊपर एक तरह से लायबिलिटी कंसीडर करती हैं। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली इंजीनियर जो आपने बात की, मैं कहूंगा कि इंजीनियर्स हमारे एक थोड़ा सा अलमिया ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली तो वी हैव द 40K 50K 60K का हम लोगों के एक जहन में बात बिठा दी जाती है, जबकि यूजुअली मार्केट में ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द सैलरी, जो भी आपको सैलरी ऑफर की जाए। बल्कि आपने जो बात कही कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं तो कहूंगा कि अगर आप जब किसी भी इंटरव्यू पे जाएं, यू शुड शो योर पैशन, यू शुड शो योर मोटिवेशन कि दैट अगर आप मुझे इस पोजीशन के लिए हायर करते हैं
I am not coming here for to seeking the job. I am not coming here to get the money from you. Actually, I am coming here from you to learn whatever I have educate or what I have study in my 4 year education. So ये चीज आपको आई थिंक इंडस्ट्री में जो है ना इन करने के लिए बड़ी समझ ले कि बेनिफिशियल हो सकती है कि आप अपना मोटिवेशन शो करें। और एग्जैक्टली। सेकंड आपकी जो बात है इन केस अगर नहीं भी होती तो मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त ऐसे-ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आप इंडस्ट्रीज में टाइम एंड मोशन स्टडी पे कोई छोटा-सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप उनका कोई भी इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोई केमिकल इंडस्ट्री, आप उनको बोलें कि मैं आपकी इंडस्ट्री में एक छोटा-सा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, टाइम एंड मोशन स्टडी करना चाहता हूँ। मैं आपकी इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ, मैं आपकी इस इंडस्ट्री में वेस्टेजेस काम करना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर का आदमी ये कह सकता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन आपके एक प्रोसेस में देखना चाहता हूँ। सो आई थिंक अगर कोई आदमी आगे बढ़ के कुछ करना चाहता है तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो यू हैव आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो आप मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करें फॉर लर्निंग के लिए। आप उनको कुछ देने के लिए बोलें कि मैंने 4 साल में मैंने और एक बड़ा वकास बड़ी जबरदस्त बात है कि हम सब लोग फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली। आप उसी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी इंडस्ट्री से बात करें। तो मेरे हिसाब से आपको जब किसी आप इंडस्ट्री को किसी को कुछ देने की बात करेंगे तो डेफिनिटली आई थिंक हर कोई आपसे बोलेगा कि हम इससे बिल्कुल कुछ ना कुछ फायदा लेना चाहेंगे। सो दैट इज द मेन पॉइंट कि आप इंडस्ट्री को कुछ देने की बात करें जो भी आपने कुछ सीखा है। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरव्यू के अंदर आप जब आपके सामने सीवी आती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या देखते हैं? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन दैट यू हैव बीन कंडक्टिंग, यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन रिक्रूटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो यहाँ पे एक सवाल के दो पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले सीवी के अंदर सब इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं, और दूसरी इंटरव्यू के अंदर आप किन चीजों के ऊपर जाके असेस करते हैं कैंडिडेट को? हाँ, वकास एक्चुअली मैं आपको तो जो आपने एक पहले सवाल किया था कि हमारी इंडस्ट्रीज में हम जो अपनी 4 ईयर एजुकेशन जो पढ़ रहे होते हैं उसका कितना रोल होता है हमारी जॉब के हवाले से, ठीक है? यस। तो इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं आपको बताऊँ मैं कोई मेरे पास डेली की 10-12 अप्रॉक्स सीवी आ रही होती हैं। मतलब मैं इतनी सीवीज़ का मैं क्योंकि अपनी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ टीम के ऊपर भी काम कर रहा होता हूँ। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली जो सीवी आ रही होती है ना, वो मैं कहूँ कि वेरी, वेरी अनप्रोफेशनल और उसके अंदर जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, वो होती नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है और वो अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो अपना सिर्फ रोल बता रहा होता है। वो रोल क्या बता रहा होता है कि मैं वहाँ पे प्रोडक्शन देखता हूँ, मैं वहाँ पर प्लानिंग देखता हूँ, मैं प्रीवियस डिपार्टमेंट वालों के साथ कोऑर्डिनेशन करता हूँ। जबकि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्पेसिफिकली वहाँ पे प्रोडक्शन को किस तरीके से प्लान कर रहे होते हैं। आप प्रोडक्शन में किन-किन चीज़ों को प्लानिंग करते हुए क्या-क्या कंसीडर कर रहे होते हैं। आप जो गैप आ रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हुए आपको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, आप उनको कैसे ओवरकम कर रहे होते हैं। और सेकंडली बड़ी सीवीज़ जो हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली फ्लो जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव यूजुअली हम देखते हैं कि कॉपी पेस्ट होता है, यूजुअली कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। फिर हम एग्जैक्टली। यूजुअली ये देखते हैं कि सबसे पहले आपकी की अचीवमेंट्स आनी चाहिए। अगर आपका 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू शुड हैव टू डू समथिंग इन योर प्रोफेशनल करियर। तो आप उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करें कि आपने क्या-क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं कोई आपकी अगर बात काट दूंगा, एक्सपर्टीज़ सॉरी फॉर दैट, मुझे भूल जाएगा। क्या जी, आपके पास कोई ऐसी सीवी आई जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा होता है मेरी शादी हो चुकी है, ब्लड ग्रुप ये है, रिलीजन ये है? मैं अक्सर कहता हूँ कि ब्लड ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो खून चूस ही लेगी। क्या ख्याल है? तो ये बड़ी अजीब सी इंफॉर्मेशन, इस पे जरा बताएं, लोगों को मना करें। ये रिक्रूटर जो है वो तंग आता है क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी सीवीज होती हैं। तो वो अगर ब्लड ग्रुप, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कंसर्निंग इंफॉर्मेशन। आपके पास कभी ऐसी सीवी आई? मैं आपको ना
एक मजे की आज की मतलब रिसेंट में आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक पोजीशन के लिए आज सुबह कुछ रिज्यूमे देख रहा था। उसमें मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, एक कैंडिडेट ने अचीवमेंट लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि अचीवमेंट रिसीव लैपटॉप फ्रॉम मियां शहबाज शरीफ साहब। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं मतलब इस चीज को मैं देख रहा होता हूँ कि ये तो एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक पॉलिसी है कि वो ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं। अब इसमें अचीवमेंट का क्या रोल है? आपने अपने मतलब अपने करियर में बहुत सारी आप एजुकेशन में ऐसी चीजें करे तो लोग इवन कि अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन कर रहे होते हैं, लोग अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर रहे होते हैं, और डोमिसाइल मेंशन कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से ये सब चीजें जब आप कंपनी का एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल करते हैं, तो आई थिंक वहां पे ये सब चीजों की जरूरत हो तो हो। अदरवाइज सीवी आपका, आइडियली मैं वकास एक चीज मेंशन करूं जो 1 साल से लेके 3 साल के तक का जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी 1 पेज से ज्यादा सीवी होनी ही नहीं चाहिए किसी सूरत में। एग्जैक्टली। और अगर 3 साल से 5 साल है और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की हुई हैं और एक्स्ट्रा की हुई हैं, तो आप 2 पेजेस पे जाएं, वरना 5 साल तक भी इट्स एनफ कि आप 1 पेज को ही रखें। और आफ्टर 5 ईयर, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है 2 से 3 हो चुकी होती हैं, आपने कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ आपने ट्रेनिंग हासिल कर ली होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो 2 पेज पे ये मैंने आपकी एक बड़ी मजे की बात है, एक मैंने आपकी देखी थी वीडियो, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी रिज्यूमे को प्रेजेंट करने के लिए बताया था कि आप किस तरह अपने रिज्यूमे बेहतर बना सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि जितने भी जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको सबसे पहले जो चीज पे जिस चीज पे काम करना चाहिए, वो चीज है अपनी रिज्यूमे को प्रोफेशनली बनाएं, ताकि कोई आदमी उसको देखे तो वो उसको एटलीस्ट ये सोचे कि यार मैं इसको कॉल तो करूं, क्योंकि यूजुअली आपकी सीवी फर्स्ट हैंड में इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती कि कोई भी आपको कॉल करने का सोचते नहीं। एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिसीविंग एनी कॉल फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोजीशंस। और सेकेंडली एक बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि हम लोग ना मैं जब इंजीनियरिंग से फारिग होके मुझे आज भी याद है, मेरे जो एक कजन थे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि अगर कोई कंपनी आपको रिजेक्ट करती है, नो कहती है, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हमें एक जगह से अगर डोर क्लोज होता है ना, तो हम उससे लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लेसन लर्न होते हैं, हम उससे सीखने की बजाय ना डिसअपॉइंट होके साइड पे बैठ जाते हैं कि रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलती। हमें अपने अंदर मेरे ख्याल में लर्निंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होगा, अपने फेलियर से सीखना होगा, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना आप अपनी कामयाबी से नहीं सीखते जितना आप अपने फेलियर से सीखते हो। इंटरव्यू के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कितनी वेटेज देते हैं? लेट्स से आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, बंदे के पास सारी सर्टिफिकेशंस भी है, सीवी भी अच्छा बना हुआ है, बोलना, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कितना वेटेज देते हैं कि एक बच्चे को आप कहते हैं अगर नहीं भी आता तो सिखा लेंगे, या फिर आप कहते हो कि उसके ऊपर उसे खुद, क्योंकि ये तो दुनिया में कोई कोर्स नहीं है, वैसे तो बड़े कोर्स बने हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आप 24/7 घर वालों के साथ बोल रहे हो, मतलब डिफरेंट लोगों से के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितना आप इसको देखते हो कि एक स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे होते हैं तो क्या उसका बेनिफिट होता है, अगर नहीं अच्छे होते तो क्या उसका डिसएडवांटेज? वकास, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, अगर मैं कहूँ ना, जो आप किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए और किसी भी टारगेट के लिए, कि आपको मल्टीपल स्किल्स होती हैं, जिसमें लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, एक्सवाइजेड रीजन, उन सब में जो सबसे टॉप की जो स्किल्स होती है ना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। आपकी यूजुअली आप भी माशाल्लाह इंडस्ट्री से हैं, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ। हमारी इंडस्ट्रीज में अनफॉर्चुनेटली मोर देन 25% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कम्युनिकेशंस की होती हैं। और वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने इस तरीके से डिफेक्ट्स जो था, एक प्रॉब्लम आई, कोई भी एक डिफेक्ट आया, उस डिफेक्ट को कम्युनिकेट करना भी एक समझ लें कि एक स्किल है। और एग्जैक्टली। यूजुअली हम लोग उसको इसके उस जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको कम्युनिकेट ही सही नहीं कर ना पाते। अब मैं अगर स्पेसिफिकली इंटरव्यू में कहूँ, तो इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनका ज़्यादा फ़ोकस जो होता है, वो होता है कंपनी के अपने करियर के बारे में,
अपनी कंपनी क्या उनको बेनिफिट्स दे रही है, जबकि उनका मोस्टली फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो कंपनी को क्या डिलीवर कर सकते हैं। और वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो यूजुअली आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो एंड आप नोबडी विल गिव यू सेकंड चांस टू प्रूव योर फर्स्ट इंप्रेशन, दूसरा चांस नहीं मिलता। एग्ज़ैक्टली आप जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए प्रेज़ेंट हुए ना और जो आपसे जब वो आदमी आपको आप समझ लें कि वो 2-3 सेकंड में ही ना आपके पास ना वो 50 से 50 प्लस और 50 से बिलो में वो अपने आप आपको उसी दौरान 2 से 3 सेकंड में जज कर लेता है। आपने उसको किस तरीके से स्माइल पास करनी है, आपने उसको किस तरीके से वेलकम करना है, किस तरीके से उसको थैंक यू नोट बोलना है और ये फिर बड़ी उसको आप ये ये इंटरव्यू के अंदर इस तरह बैठना, ये बड़ी नाजुक सूरत-हाल होती है, क्योंकि मैं अक्सर पॉडकास्ट देखता हूँ, अक्सर इस तरह की कम्युनिकेशन, ये जो अभी आपने पॉइंट रेज़ किया ना, तो इसमें वो कहते हैं जी कि आपकी आईज़, क्योंकि सम टाइम रिक्रूटर, आपने भी फ़ील किया होगा, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। बट बहुत कम लोग एग्ज़ैक्टली जो होते हैं वो इसको सस्टेन कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। सो ये बड़ी एक चीज़ होती है, और ये आती तब है जब आप 5 से 6 इंटरव्यूज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हो, मेरे ख्याल में, ऐसे ही है? इसमें ना वकास इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो आप ने शुरू में बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या रोल अदा कर रही होती हैं। अनफॉर्च्यूनेटली आप देखेंगे ना कि शायद किसी कोर्सेज़ में कई चीज़ों पे इस तरह की जो बेसिक है, मिसाल के तौर पे आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है, लेकिन आपको प्रेज़ेंटेशन कैसे देनी है, इसके बारे में आपको कहीं नहीं बताया जाता। हुँ, हुँ। आपने इंटरव्यू में बोर्ड ऑफ यूजुअली जो सम कैडर के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो यूजुअली पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें मैनेजर एचआर, डायरेक्टर एचआर, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर प्लांट और समटाइम डायरेक्टर फाइनेंस 4-5 लोग एक साथ बैठे होते हैं, ताकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक कैंडिडेट को मल्टीपल प्रोसेस से गुज़ारें। वो यूजुअली क्या करते हैं, एक पैनल इंटरव्यू करते हैं, पैनल इंटरव्यू में ही वो कैंडिडेट की सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सबको इक्वली वेटेज दें। जो आपका पूरा पैनल बैठा हुआ है, यू शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल 5 पीपल इक्वली। अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, आप उसको आंसर करने के साथ-साथ बाकी लोगों को भी इक्वली ट्रीट करें। ऐसा नहीं हो कि आप जिसको आंसर कर रहे हैं, आपका सारा फोकस उधर हो और जो 2-3 आदमी अगर आपसे यूजुअली अगर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरव्यू हो रहा है, तो फाइनेंस वाला यूजुअली इतने कम क्वेश्चन पूछता है या दूसरे लोग जो हैं वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते, प्लांट मैनेजर और एचआर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपने वक़्तन-फ़वक़्तन उनको भी एक इम्पोर्टेंस देनी है, उनको भी आपने अपने क्वेश्चन्स के अंदर उनका भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग का प्रोस्पेक्ट्स लेके आना है, ह्यूमन रिसोर्स का प्रोस्पेक्ट्स लेके आना है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो इक्वल टीम है आपकी, जो पूरी टीम है आपकी, आप उस पूरी टीम को अपने जो जब आप एक्सप्लेन करें तो सब आपके साथ एंगेज हों। ऐसा ना हो कि जो आपको क्वेश्चन बता रहा है, जो क्वेश्चन कर रहा है, आप जस्ट उसकी और आपकी एक इंटरेक्शन चल रही है और बाकी लोग जो हैं वो नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सो यू शुड कम्युनिकेट टू एवरीवन एज़ वेल। अच्छा, मेरा लास्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो मैकेनिकल का डिप्लोमा करते हैं, जो भी डिप्लोमा डीई के लोग हैं, वो किस तरह से अपना कैरियर जो है वो यानी कि एनहांस कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़े टिप्स बता दीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि जिन लोगों में जो डीएई के लोग जिनमें आपने पहले क्वेश्चन के कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनकी कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल ये दोनों बहुत अच्छी होती हैं, वो मैं समझता हूँ कि दूसरे मतलब कैंडिडेट्स के मुकाबले में दूसरे पर्सनल के मुकाबले में वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो लोग टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको बस अपनी 2-3 चीज़ों की इम्प्रूवमेंट उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है। वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल उनको अपनी बहुत जल्दी अच्छी कर लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सेकंडली वो अपनी मैनेजमेंट स्किल, वो अगर क्योंकि ये लोग टेक्निकली साउंड होते हैं बट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्किल आर समहाउ नॉट गुड और वो एक हर्डल होती है उनके लिए जो कि उनको आगे आप कह लें कि उनको आगे ले जाने के लिए। और यूजुअली डीएई लोगों को आप कहते हैं कि अगर मैं कहूँ तो उनको
इंडस्ट्रीज में अगर उनकी थोड़ी सी टेक्निकल और ये सब चीजों का मिक्स एंड मैच अच्छा होता है, तो इंडस्ट्रीज की जो मैनेजमेंट है वो उनको ज्यादा लाइक करती है, क्योंकि दे आर प्रैक्टिकली डूइंग व्हाट दे हैव स्टडीड। क्योंकि डीएई में प्रैक्टिकल आप ज्यादा कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू दूसरी एफए, एफएससी या दूसरी जो मतलब इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होती है उसके मुकाबले में। सो डीएई वालों के लिए अगेन वही चीज है कि आप साथ साथ जो है ना अपनी दूसरी स्किल जो आपकी वीक एरियाज है उन पे अगर काम करें तो यू शुड ग्रो रैपिडली। Okay, so that's great and that's really amazing, wonderful to be with you, Mr. Khurram. और मैं इस वीडियो के एंड पे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्डइन का लिंक भी दूंगा, ताकि वो सारे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कैरियर के अंदर अपनी जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जल्दी से लिंक्डइन के ऊपर जाके खुरम भाई को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स ले सकते हैं, क्योंकि ही इज द रिक्रूटर, ही इज द स्पेशलिस्ट, ही इज द कोच। और फ्यूचर के अंदर भी अगर हमने इस तरह का पॉडकास्ट रखेंगे तो हम लिंक्डइन के ऊपर भी अनाउंस करेंगे, फेसबुक के ऊपर भी अनाउंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच खुरम भाई।